मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं बोथ वाया रेफरल्स एंड डायरेक्टली एज़ सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम गॉट रिजेक्टेड। बहुत सारे इंटरव्यूज़ पे मैंने वो फंबल्ड अप हो गया था 2 महीने के अंदर 2 बार बट कुछ रिप्लाई नहीं आया था 2 मंथ से। कमिंग फ्रॉम ए टियर 3 कॉलेज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। So, hello everyone, welcome to the new episode of Tech Insight. So, guys, before starting with the episode, I would like to thank all of you. Recently, हमने 1K सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट कर लिए. सो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट दिखाते रहिएगा. हम जल्दी 1K, 2K, 3K, 10K तक और भी आगे तक जाएंगे. एंड अगर आपको मेरी पॉडकास्ट से कोई भी हेल्प मिलती है, डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो आज का जो कंप्लीट एपिसोड होने वाला है उसमें हम बेसिकली इंटरव्यू एक्सपीरियंस को डिस्कस करेंगे एट पेपैल. एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे जो नॉन CSIT ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, सो हाउ दे कैन गेट इनटू टेक सेक्टर अगर उनको टेक साइड में जाना है. सो उससे रिलेटेड हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं. तो टुडे वी हैव जयता विद अस ऑन आवर शो. हाय जयता, हाउ आर यू? Hey Gaurav, I'm doing great. What about you? आई एम गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. Yeah, sure. So yeah, hi everyone. I'm Jaita Saha. So I started my journey in tech from a tier 3 college with a non-CS background, and like many began my career in a service-based company. And with consistent effort, upskilling and a clear goal in mind, I recently transitioned to a product-based role as a software development engineer too. I mean SD2 at PayPal. I'm really excited to share my journey today, from navigating challenges to staying motivated and to ultimately making this dream switch. So I hope it helps and inspires others who are on a similar path. ऑल राइट. सो एट द वेरी बिगनिंग हाउ यू स्टार्टेड टू कोड, मतलब फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इट्स डिसाइडेड कि क्योंकि आपकी जैसे आपकी ब्रांच जो टियर 3 से थी, नॉन CSIT ब्रांच थी, तो तब भी आपका पहले से डिसाइडेड था कि आपको मतलब इसी साइड जाना है या फिर बाद में आपने क्या सोचा? तो क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? Okay, actually, I didn't come from a computer science background, so my coding journey started a bit late and a bit rough. तो कॉलेज टाइम पे तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं कोडिंग में जाऊँगी, कि मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरा ऐसा था कि मैं बायोमेडिकल इंजीनियर बनूँगी, मेरा कभी ऐसा था नहीं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँगी। ओके. But at latter point of time, I realized that it's a good thing, it's kind of cool. Then I thought of, okay, I'll go to the IT industry. तो मैंने सर्विस बेस्ड में ऑन कैंपस जो मुझे मिला था अपॉर्चुनिटी, फिर मैंने स्विच कर गई। तो ये मेरा फर्स्ट स्विच था कि नॉन सीएस बैकग्राउंड से आईटी तक, और फिर उस कंपनी से अभी पेपल में मैंने शिफ्ट किया। ऑल राइट. तो मतलब उस टाइम पर जब आपने जस्ट कोर्सेस कोडिंग के लिए स्टार्ट करा था, सो विच रिसोर्सेज यू फॉलो? उस टाइम पे फॉर डीएसए आई स्टार्टेड विद श्रद्धा दीदीज एंड स्टाइवर्स शीट, देन यूज्ड अप पेड रिसोर्सेज, डीएसए शीट फॉर डीपर प्रैक्टिस, एंड जावा फंडामेंटल्स के लिए मैंने मोस्टली मोटा-मोटा टेलुस्को एंड W3 स्कूल्स फॉलो की थी। एंड फॉर एलएलडी आई लर्न डिज़ाइन पैटर्न्स मोस्टली फ्रॉम Shan's Chen and Telusko on YouTube. Are practiced from the awesome low-level design GitHub repo. There's on GitHub repo like that. और LLD कोडिंग भी मैंने यूज़ की, LLDcoding.com। और और कुछ एक दो भी थी, एक दो बुक भी मैंने रीड की थी फॉर HLD। ओके. तो स्टूडेंट्स को जनरली दे हैव अ डाउट दैट इन विच लैंग्वेज डू दे स्टार्ट विद DSA. They are confused between C++, Java. So what's your conclusion? What's your take on it? Okay, at the very beginning when I started with Python. But later point of time, many of my friends and some of my mentor also suggested me to switch to Java because it will create a good impression in front of interviewer if you code in C++ and Java. So I just listened to them and switched to Java. And as my tech stack was also Java, so I thought of why shouldn't I start DS in Java as well. ऑल राइट. मतलब यू स्टार्टेड विद जावा, तो मतलब आपको मतलब जावा और C++ में से कौन सा मतलब ईजी लगता है दोनों में अगर हम कंपेयर Well, करें? मैंने सी प्लस प्लस उतना की नहीं थी, बस कॉलेज टाइम पे एक सेमिनार टाइप का जो होता है वो की थी, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है सी प्लस प्लस का। पर जावा में ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो सी प्लस प्लस से ज़्यादा। पर ये एक्चुअली इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कौन से लाइन में जाना चाहते हो, आपका डेवलपमेंट क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से आपको लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कोई अगर एआईएमएल में जाना चाहता है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल, पाइथन ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल. ऑल राइट.
तो जब जैसे आपने स्टार्ट किया था, आपका टियर 3 कॉलेज था, ऊपर से नॉन सीएसआईटी ब्रांच थी, तो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट भी रहता होगा कि जैसे मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ तो कैसे जाएगा? तो मतलब उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया? तो सेल्फ डाउट इनिशियली जब प्रिपरेशन टाइम पे आया था, जब मैं टफ प्रॉब्लम्स के फेस करती थी कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा और प्रोग्रेस भी बहुत स्लो हो रहा है कि कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है मेरे से। तो उस टाइम पे आया था सेल्फ डाउट, पर उसको ओवरकम मैंने ऐसे किया कि कंसिस्टेंसी, आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे आपके जर्नी पे, तो धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। और ये हर किसी के साथ होता है। जब मैं ऐसे सेल्फ डाउट में थी तब मैं उन लोगों को रीच आउट करती थी जो ऐसे टियर 3 कॉलेज से स्विच की थी। उन लोगों से जाके पूछती थी कि आप भी ऐसे फेस करते थे? तो जब उन लोगों ने कन्फर्म किया हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, तो मैंने सोचा ओके, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पार्ट ऑफ द लाइफ, एग्ज़ैक्टली। तो हमें काम करना है बस। एग्ज़ैक्टली, मतलब आई गेस ये हर स्टूडेंट के साथ ही होता है, चाहे वो सीएसआईटी ब्रांच से भी क्यों ना हो, क्योंकि आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। सो हर स्टूडेंट को एक टाइम पर ये चीज़ होती है एंड ये नॉर्मल प्रोसेस है। हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये अपने आप ही मतलब ओवरकम कर जाएँगे इसको। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। ऑलराइट। तो मतलब बिगेस्ट चैलेंजेस आपको क्या लगते हैं आपकी कंप्लीट जर्नी में? आपको क्या बिगेस्ट चैलेंज फेस करने पड़े थे? Okay. See, coming from a tier 3 college, one of the biggest challenges the lack of on-campus opportunities and limited guidance from seniors as well. Because on-campus opportunities आते थे पर वो इतने बड़े कंपनीज से नहीं, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज से तो नहीं आते थे। तो सीनियर्स भी उतना ज़्यादा तो स्विच नहीं कर पाए थे ताकि हमें उनसे कुछ गाइडेंस मिल पाए। तो हाँ, गाइडेंस की लैक ऑफ गाइडेंस और लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ तो महसूस होता था। बट थ्रू लिंक्डइन एंड यूट्यूब, आई रियलाइज्ड दैट क्रैकिंग दिस कंपनीज isn't about your college, it's about your mindset and dedication. एग्ज़ैक्टली। सो आप आपकी जर्नी में आपको लिंक्डइन ने कैसे हेल्प करी है? क्योंकि लिंक्डइन आज के टाइम पे मैं भी अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कि बहुत यूज़फुल है। उसमें आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती है, कनेक्ट भी करते रहना चाहिए। तो आप कैसे बताएँगे कि लिंक्डइन स्टूडेंट्स को क्यों डेफिनिटली डाउनलोड मतलब उस पे एक्सेस होना चाहिए उनका? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जॉब जॉब नहीं भी ढूँढ रहे हो, लिंक्डइन लिंक्डइन सिर्फ जॉब सर्च के लिए नहीं है। लिंक्डइन पे लोग अपने जर्नी शेयर करते हैं कि वो भी ऐसे-ऐसे बैकग्राउंड से, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग स्विच करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अच्छे। तो ऐसे ही उनकी जर्नी शेयर होते हैं, तो फिर रिसोर्स भी शेयर करते हैं बहुत लोग कि क्या स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए हैं, क्या रोड मैप थे उन लोगों का। तो ऐसे बहुत हेल्प मिल जाते हैं। और अगर उन लोगों के पोस्ट से भी आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप रीच आउट कर सकते हो। मतलब एक अपॉर्च्युनिटी है कि आप डिफरेंट फील्ड के लोगों को, डिफरेंट कंपनीज़ के लोगों को आप रीच आउट कर सकते हो, उनसे रेफरल ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, बहुत हेल्प मिलता है। तो लिंक्डइन तो ऑब्वियसली हर किसी को डाउनलोड करना ही चाहिए। आप चाहे स्टूडेंट हो, जॉब ढूँढ रहे हो या नहीं ढूँढ रहे हो, लिंक्डइन ऑब्वियसली होना चाहिए। तो मतलब कभी ऐसा भी होता है कि लिंक्डइन पे लोगों की पोस्ट आ रही है कि इंटर्न लग रही है, जॉब लग रही है एंड हमारा कुछ नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ भी होती है स्टूडेंट्स के साथ। तो ऐसा हुआ था? हाँ, हाँ, ऐसा मुझे होता था बहुत पहले जब मैंने बस स्टार्ट की थी, देखती थी हर 1-2 पोस्ट में लोग गूगल में जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एग्ज़ैक्टली। में जा रहे हैं और हम कहाँ हैं? तो मैं वो बोलना चाहूँगी, हाँ, लिंक्डइन तो ऑब्वियसली डाउनलोड करो, पर इतना भी ज़्यादा लिंक्डइन मत देखो। एग्ज़ैक्ट आपको सेल्फ डाउट वो एक हो जाती है, मतलब फोमो टाइप का हो जाता है। एक हुँ, बिल्कुल सही बात। ऑलराइट। तो जैसा आपने बताया कि अभी आप करंटली पेपैल में हैं, तो उससे पहले मतलब आप कहाँ पर काम कर रहे थे? तो पेपल के पहले मैं एक सर्विस बेस्ड स्टार्टअप में थी, उधर ही काम कर रही थी, तो 2 साल मैंने उधर काम किया। तो मतलब वहाँ पर भी रोल क्या था आपका? मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही था, क्या रोल था? उधर भी रोल, हाँ, हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही था। एकदम प्रॉपर अगर बताना चाहो, एज़ पर द डॉक्यूमेंटेशन इट वाज़ जूनियर कंसल्टेंट ऑटोमेशन डेवलपर। ऑलराइट। तो यही रोल था, तो उधर भी मुझे वो कोड वगैरह, बग फिक्सेस ये सब ही था। ऑलराइट, तो मतलब वो आपकी ऑन कैंपस अपॉर्च्युनिटी थी? हाँ, ऑन कैंपस। सो 2023 में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रिसेशन भी चल रहा था, तो फिर कैसे अपॉर्च्युनिटी वो आई थी, कैसे हुआ था? तो उस टाइम पर मतलब आपने स्टार्टिंग में यही मतलब ट्राई किया था कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड ही मिल जाए, जब भी आपने नहीं, स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग में मेरा प्लान यही था कि अभी मैं ऑन कैंपस मुझे जो भी मिल रही है, जो भी आईटी सेक्टर में मुझे मिल रहा है, मैं वो एक्सेप्ट कर लूँ, उधर चली जाऊँ, फिर मैं बाद में स्विच करूँगी। ऑलराइट, तो अच्छा मेरा मतलब प्लान स्टार्ट पहले से यही था। अच्छा, पहले से डिसाइडेड था, ऑलराइट, ओके, ओके। सो फिर हाउ यू गॉट दैट पेपैल अपॉर्च्युनिटी?
Okay, so PayPal opportunity, I actually applied a lot of openings of PayPal, both via referrals and directly as well. So almost all of them got rejected, but I kept going. Eventually, one application clicked. I received an OA link for PayPal, cleared it, and then progressed to the interview rounds. ऑलराइट, तो मतलब ये पेपैल के आप करियर पोर्टल से ही अप्लाई कर रहे थे? हाँ, कैरियर पोर्टल से और रेफरेंस भी मुझे मिली थे कहीं-कहीं। ऑलराइट, ओके, ओके। तो जो सिलेक्ट हुआ था उसके लिए रेफरल था, मिला था कि नहीं मिला था? जो सिलेक्ट हुआ था अभी भी मैं थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हूँ, जिसने रेफरल दिया था उनसे मुझे कन्फर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब आईडी मेरे पोर्टल पे जो जॉब आईडी है वो मैच नहीं कर रहा है वैसे। तो मुझे उनसे पूछना पड़ेगा कि उनके रेफरल्स के थ्रू ही मुझे ये मिला या नहीं, क्योंकि उनके साइट पे भी दिखेगा। ऑलराइट। तो सबसे पहले थोड़े राउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि पेपैल में कैसे हुआ था राउंड्स वगैरह। सो जो जब के आपका ओए वगैरह का आपके पास लिंक आया था, तो मतलब उसका क्या फॉर्मेट था ओए का? तो ओए में टोटल 3 क्वेश्चंस थे, मोस्टली 2-3 क्वेश्चंस ही होते हैं ओए में। तो डीएसए क्वेश्चंस था रेंजिंग फ्रॉम एरे, ग्रीडी एल्गोरिथम्स टू प्रिडिक्ट मैनिपुलेशन, प्रायोरिटी क्यूज। तो ये सब था ऑनलाइन असेसमेंट में। ओए थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू इंटरव्यू, जो मैंने पर्सनली फील की थी। ऑलराइट, तो तो आफ्टर ओए देयर आर 4 राउंड्स। ओके, तो अगर हम ओए में जो क्वेश्चंस थे, अगर आप उनको रैंक करना चाहेंगे कि मतलब मीडियम है, हार्ड है, तो क्या मतलब रैंकिंग देंगे क्वेश्चंस को? जो 3 क्वेश्चन थे। जो 3 क्वेश्चन थे मैं एक ईज़ी था और बाकी तो मीडियम हार्ड रेंज में आते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। सो मतलब ठीक लेवल के क्वेश्चंस थे, मतलब कंप्लीट हार्ड नहीं थे क्वेश्चन। हाँ, नहीं कंप्लीट हार्ड नहीं थे। तो एंड आपको टाइम कितना मिला था? 90 मिनट्स या कितना टाइम मिला था? हाँ, 19 मिनट में था। ऑलराइट, ओके, 90 मिनट्स मिले थे। देन उसके बाद इंटरव्यू के राउंड्स हुए थे, तो आपको रिजल्ट कब आ गया था इसका? तो राउंड 1 के बाद मुझे 2 महीने के बाद इंटरव्यू का कॉल आया था। हाँ, 2 महीने। तो हाँ, राउंड 1 मतलब ओए जो था, ओए तो मैंने 3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर ली थी और तीनों का टेस्ट केसेस भी पास हो गया था। तो मुझे पता था कि ओए तो क्लियर हो ही गया है। अभी उनके पास अगर ओपनिंग्स है अभी तक, तो वो रीच आउट करेंगे। तो मैंने फ़ॉलो-अप ली थी 2 महीने के अंदर 2 बार, बट कुछ रिप्लाई नहीं आया था। 2 महीने के बाद ही डायरेक्ट कॉल आया था इंटरव्यू की। ऑलराइट। तो फिर जैसे ये इंटरव्यू भी हुआ था। बहुत। हुँ, हाँ, हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू। ऑलराइट। सो जैसे आपने वो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, तो पहले राउंड से स्टार्ट करते, तो उसमें क्या चीज़ें मतलब डिस्कस हुई थी, किस बारे में बात हुई थी? जो पहला राउंड था वो डीएसए के ऊपर था, तो उधर 2 मीडियम लेवल क्वेश्चंस था। वन बेस्ड ऑन द टू पॉइंटर टेक्निक एंड अदर ऑन हैश मैप। ऑलराइट, तो मतलब ये 2 क्वेश्चन ही थे सिर्फ, और उसके अलावा कोई किस पे डिस्कशन नहीं हुआ था? और एक तो जावा फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, पर मोस्टली ये 2 मीडियम क्वेश्चंस ही थे राउंड 2। और ऑलराइट, तो इसमें एक जैसे डाउट जो स्टूडेंट्स का मेजॉरिटी रहता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो जो है डीएसए घर पर आराम से उनसे सॉल्व हो जाता है, लेकिन व्हेन दे गो टू द इंटरव्यू दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन, हाउ टू एक्सप्लेन देयर अप्रोच। सो आपके हिसाब से क्या स्ट्रक्चर्ड वे होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को अपनी अप्रोच बताने का? तो ये सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी। मैं घर पे आराम से कर लेती थी, बट इंटरव्यू में ऐसा हुआ था, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने वो फंबल्ड अप हो गया था कि नहीं हो रहा है, मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। अगर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ तो सोच नहीं पा रही हूँ कि कैसे करूँगी सॉल्व। तो इसके लिए मेरे मेरे खुद के लिए जो हेल्पफुल था वो ये था कि जब मैं घर पे भी सॉल्व कर रही होती थी, तब मैं ऐसा एज़्यूम कर लेती थी कि मैं इंटरव्यू में हूँ, रियल लाइफ़ इंटरव्यू में हूँ और मैं बोलते-बोलते प्रैक्टिस करती थी। मतलब अकेले खुद ही खुद से बात करके मैं प्रैक्टिस करती थी कि ऐसे-ऐसे सॉल्व कर रही हूँ। ऑलराइट, एंड मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी आपने ट्राई करे थे? हाँ, मॉक इंटरव्यूज़ में हुई थी। मॉक इंटरव्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ में जाके आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि आप कौन से लेवल पे हो, कितना आप कॉन्फिडेंट हो, कम्युनिकेशन वो भी पता चलती है। एग्जैक्टली। और मैं हम्म, सजेस्ट करूँगी कि मॉक इंटरव्यूज़ अगर आप दे रहे हो, किसी अनजान व्यक्ति के पास जाके आप मॉक इंटरव्यूज़ दो, क्योंकि दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू दोगे तो वैसे भी आप कॉन्फिडेंट रहोगे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कम्युनिकेशन तब पता चलेगा जब किसी अननोन पर्सन के साथ आप मॉक इंटरव्यू दोगे। एग्जैक्टली, मतलब जब हम घर पे प्रिपेयर करते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू के टाइम पर प्रेशर होता है, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। सो उस टाइम हुँ। पर काफ़ी स्टूडेंट्स फंबल अप कर जाते हैं, उनको आंसर पता भी हो, अप्रोच भी पता हो, लेकिन तब भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं इसी वजह से। सो मॉक इंटरव्यूज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक इंटरव्यूज़, सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीएसए की जितनी ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें भी। ऑलराइट।
तो इसके बाद फिर आपसे राउंड 2 में क्या चीज़ों पर बात हुई थी? तो राउंड 2 में था सिस्टम डिज़ाइन राउंड। तो both HLD and LD was included in that round. So, in that round I had to design a game-like scenario in a multi-threaded setup और कुछ जावा 8 के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, स्प्रिंग बूट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस थे। ऑलराइट, तो मतलब जैसे आपका SD2 रोल के लिए था ये वाला इंटरव्यू। हाँ। सो जैसे आज का मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं, सो उनको भी जैसे सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड मतलब चीज़ों को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? जो फ्रेशर्स है, मैं तो उनको सजेस्ट करूँगी तो कि मेरे फ्रेशर्स से उतनी बात नहीं हुई है कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहता है। पर फ्रेशर्स के लिए एचएलडी तो इम्पोर्टेंट नहीं होती है क्योंकि फ्रेशर्स से एचएलडी क्या ही पूछेंगे और एलएलडी एक हद तक शायद उनको लगते हैं अभी तो थोड़ा टाइट हो गया है इंटरव्यू प्रोसेस तो राइट, एलएलडी थोड़ा बहुत चाहिए। जैसे कि डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह इतना शायद काफ़ी होंगे फ्रेशर्स के लिए। ऑलराइट, मतलब ये आगे के लेवल्स पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, अबाउट सिस्टम डिज़ाइन एंड ऑल। ऑलराइट, तो मतलब राउंड 2 में बस कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन राउंड था एक तरीके से, नथिंग एल्स। हाँ, नथिंग ओके, एल्स। ऑलराइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू राउंड 3। इसमें किस चीज़ पे डिस्कशन हुआ था? तो राउंड थ्री वाज रोल स्पेसिफिक। तो रोल स्पेसिफिक राउंड में मोस्टली वो डीएसए मतलब इजी डीएसए कॉन्सेप्ट्स जावा एडवांस लेवल जैसे एग्जीक्यूटर सर्विस वगैरह हो गया स्प्रिंग बूट एसक्यूएल ये सब पूछा गया था। ऑलराइट, तो मतलब जावा के सॉरी डीएसए में कोर कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी पूछे थे क्या इसमें? ओप, सीएन वगैरह ऐसा भी कुछ? हाँ हाँ कोर कॉन्सेप्ट्स वगैरह थोड़ा तो बहुत पूछे थे। ऑलराइट, ऑलराइट। सो नाउ फाइनल राउंड, बिहेवियरल राउंड और व्हाट? इट वाज अ बार रेजर राउंड। तो हाँ बिहेवियर राउंड भी इसको एक टाइप से बोल सकते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चंस थे कुछ रियल लाइफ क्वेश्चंस थे कि रियल लाइफ में ये सिचुएशन हो गया तो आप कैसे उसको संभालोगे और प्रोजेक्ट रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस थे कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट में क्या क्या किया ऑलराइट, कौन तो जैसे से तो जैसे ये प्रोजेक्ट हाँ, हाँ, बताओ, बताओ, कंटिन्यू। तो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस थे वो कुछ ऐसे थे कि इस प्रोजेक्ट में आपने ये क्यों इम्प्लीमेंट किया और क्या आपको हार्ड पार्ट था इस प्रोजेक्ट में कहाँ पे स्टक हुए थे अगर कोई पार्ट ऐसा है या नहीं जहाँ पे आप स्टक हुए थे तो कैसे कैसे सॉल्व किए उसको तो इस रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे प्रोजेक्ट के बहुत डीप लेवल पे भी गए थे। ओके, तो मतलब प्रोजेक्ट डीप लेवल तक था एंड उसके अलावा जैसे बिहेवियरल जो राउंड होता है, वो जनरली ऑलमोस्ट सभी में एज़ अ फ्रेशर भी होता है बिहेवियरल राउंड, तो उसमें क्या अप्रोच रहनी चाहिए? एक जैसे वो सिचुएशन देते हैं आपको, सो किस तरीके से उनका आंसर करना चाहिए? तो आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए कि रियल लाइफ में शायद आप गुस्सा हो जाओगे वैसे सिचुएशन में पर इंटरव्यू में आपको ऐसे दिखाना है कि नहीं ऐसा हो ही सकता है, तो मैं एनालाइज़ करूँगी। ज़्यादा ऐसा कुछ रहना चाहिए कि आप एनालाइज़ करोगे वो प्रॉब्लम, फिर डिस्कस करोगे। तो एनालाइज़, डिस्कस ये 2 वर्ड यूज़ करके आपको वो आंसर करना पड़ेगा। और ऑनलाइन में आपको ऐसे मिल भी जाएगा बहुत सारे बिहेवियरल क्वेश्चन्स एंड आंसर, तो उनके हेल्प से ये हो जाता है। उतना हार्ड चीज़ है नहीं, मुझे तो नहीं लगा पर्सनली। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। सो सो इसके बाद जैसे आपने इसके लिए भी पेपर के लिए भी आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होगे एंड उस टाइम ऑलरेडी आप कहीं पे काम कर रहे थे, सो कैसे मैनेज करते थे मतलब टाइम को? तो हाँ, ये तो पहले तो बहुत हार्ड था टाइम मैनेज करना। मैं एकदम बिगिनिंग में जैसे की थी जो गलत था, मैं ऑफ़िस से आके प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठती थी। तो उस रिगार्डिंग क्या होता था कि ऑफ़िस में मैं ऑलरेडी अपनी एनर्जी 90% एनर्जी तो उधर ही चली जाती एग्ज़ैक्टली। फिर आके प्रॉब्लम सॉल्व करना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जा रहा था। तो बाद में मैंने अपने मेंटर की सुनी तो अब मेरे मेंटर ने बताया था कि आप ऐसा करो मॉर्निंग टाइम में शिफ्ट हो जाओ। मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं थी। तो उस रिगार्डिंग मेरे लाइफ में एक बिग ट्रांज़िशन आया तो मैंने सुबह उठना स्टार्ट की। सुबह मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके जो भी प्रिपरेशन वगैरह था करके फिर ऑफ़िस जाती थी। तो ऑलराइट, यही मतलब मेरा मेन प्रिपरेशन। डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मतलब आप वो कौन सी शीट पे कर रहे थे? वो स्ट्राइवर वगैरह वाली शीट पे कर रहे थे फॉलो उस टाइम पर भी? नहीं उस टाइम पे मैं जो पेड रिसोर्स ली थी उस शीट से कर रही थी। ऑलराइट, ओके, ओके। तो मतलब मेजर फ़ोकस डीएसए पर ही था, क्योंकि स्टार्टिंग में आई गेस वही पूछा था और सिस्टम डिज़ाइन वगैरह चीज़ें थी, जैसे तो, हाँ। ठीक है ना? मतलब डीएसए चल रहा था साइड बाय साइड। एकदम स्टार्टिंग में तो मैं सिर्फ़ डीएसए पे ही फ़ोकस कर रही थी। जब डीएसए पे एक लेवल पे डीएसए पे मुझे अच्छी पकड़ आ गई कि हाँ, मैं अभी कर सकती हूँ। तो डीएसए प्रिपरेशन मैंने थोड़ा कम कर दी। मतलब फुल टाइम मैं डीएसए नहीं कर रही थी।
साइड बाय साइड सिस्टम डिज़ाइन वगैरह। हुँ। Okay. All right. So according to you, is it difficult to crack a job as a fresher or to make a switch? What is difficult according to you? According to me, it can be difficult, whether you're a fresher or trying to switch, especially without the right guidance. But it's not impossible. नहीं, इन दोनों में से कौन-सा आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है? अच्छा, इन दोनों में से मुझे जैसे मैं फ्रेशर एज़ अ फ्रेशर तो स्विच नहीं कर पाई थी, तो मुझे वही अभी वही डिफ़िकल्ट लगता है कि और पर हाँ एज़ अ फ्रेशर वो डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा अगर आपके पास सही गाइडेंस है। ऑलराइट, अगर आपको कोई अच्छे से गाइड करता है तो हाँ, एज़ अ फ्रेशर स्विच हो सकता है के ओके। कॉलेज से। तो आज के सिनेरियो के हिसाब से इंटरव्यू कॉल आना ज़्यादा डिफिकल्ट है या इंटरव्यू को क्रैक करना ज़्यादा डिफिकल्ट है? इंटरव्यू कॉल आना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एग्ज़ैक्टली। ऑलराइट। सो जैसे आजकल एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे का थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा सुनने को आ रहा है कि मतलब एटीएस सिस्टम के थ्रू रिज्यूमे पास होता है, तो व्हाट डू यू थिंक कि हाउ स्टूडेंट मेक देयर रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली? क्या मिस्टेक्स उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए रिज्यूमे को? तो ऑनेस्टली मैंने जो की थी, मैं पहले बहुत मतलब वरीड थी इस बात को लेके मेरी एटीएस स्कोर एक-एक प्लेटफ़ॉर्म में एक-एक जैसा दिखा रहा था। कहीं पे वेरी गुड था, तो कहीं पे लो था एटीएस स्कोर। ओके। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ था कि इट्स एक्चुअली वेरी एक्रोस प्लेटफ़ॉर्म्स और ये बस एक चीज़ नहीं है जो मैटर करेगा आपके रिज़्यूमे के लिए। तो मैंने बस नौकरी पे फ़ोकस की कि नौकरी पे मेरा रिज़्यूमे स्कोर, मेरा रिज़्यूमे रैंक क्या रहा है। नौकरी पे दिखा था ऐसे परसेंटेज की टॉप 5% में है या टॉप 10% में है। तो मैंने उस पे उनमें फ़ोकस की कि नौकरी में क्या मेरा रिज़्यूमे कैसा है और बाकी मैंने फिर एटीएस स्कोर वगैरह मैंने अपने लिए भी चेक करना छोड़ दी थी क्योंकि वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था मैच करवाना क्योंकि एक-एक कंपनी एक-एक चीज़ यूज़ करते हैं, एक-एक सिस्टम यूज़ करेंगे, तो हम बता नहीं सकते। वो जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि नौकरी पे अगर फ़ोकस करोगे तो ही हो जाएगा काम। और रिज़्यूम में मैंने बनाई थी फैन टेम्पलेट यूज़ करके जो मतलब अवेलेबल है वर्डलिप वगैरह पे। तो यही था और राइट कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन फिर फॉर्मेटिंग सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए और हाइलाइटिंग रियल एंड मेजरेबल इम्पैक्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से कि आपको इम्पैक्ट दिखाना चाहिए कि आपने इस प्रोजेक्ट में काम किया तो उसका इम्पैक्ट क्या है? क्रैक क्या क्या हुआ? किया है एग्ज़ैक्टली। आपने? हुँ। ऑलराइट, ओके। तो आई गेस नौकरी तो मतलब काफ़ी अच्छा मतलब एप्लीकेशन है। उस पर अगर जैसे हम प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं तो सामने से भी हमें रीच आउट एंड अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह मिलती है। जितना मैंने अभी तक डिस्कशन करा है। हाँ, उसमें काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मिलती है। सो इसके अलावा आपने और कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू मतलब अप्लाई वगैरह करा था? और कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स पे कर सकते हैं? मैंने लिंक्डइन पे की थी, नौकरी पे की थी और इंस्टा हायर पे भी मैंने की थी, हाँ, पर मुझे ज़्यादा हेल्प मिला नौकरी से। इंस्टा हायर से भी मुझे कभी नहीं आया कॉल वगैरह और लिंक्डइन से थोड़ा बहुत आते थे, पर मोस्टली नौकरी से ही कॉल आते थे। पर मैंने बहुत लोगों के एक्सपीरियंस से मैं जान पाई हूँ कि उन लोगों के लिए इंस्टा हायर बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी सबको कि हाँ, इंस्टा हायर पे भी आप एक्टिव रहो, उधर भी अप्लाई करो, एग्ज़ैक्टली क्योंकि मतलब अच्छे मैंने भी अपॉर्च्युनिटीज़ दिखते हैं हुँ। इंस्टा हायर पे। एग्ज़ैक्टली मतलब इंस्टा है पे काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। वो है कि मतलब कभी किसी को मिलती है, कभी किसी को मिलती है क्योंकि मैंने भी काफ़ी से बात करी है एंड वो यही सजेस्ट कर रहे थे। तो मतलब इंस्टा हायर पे काफ़ी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, वहाँ से भी डायरेक्ट कॉल आता है तुम्हें, अगर वो उन्हें सारी चीज़ें तुम्हें सही लगती है तो। सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म। एग्ज़ैक्टली। ऑलराइट, तो हम स्टार्टिंग से अभी बात कर रहे हैं डीएसए की, सिस्टम डिज़ाइन की, तो इनके अलावा स्टूडेंट्स को और किस चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द टेक स्किल्स, जो इंटरव्यू वगैरह में और जगह इम्पोर्टेंट रहेगी? डीएसए को छोड़ के जैसे सीएस फंडामेंटल्स वगैरह अगर आप फ्रेशर हो तो सीएस फंडामेंटल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली। डीबीएमएस हो गया, फिर नेटवर्किंग वगैरह और थोड़ा कम्युनिकेशन पे ऊपर काम करना चाहिए कि जैसे कि बहुत फ्रेशर्स ये डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि अपना अप्रोच ठीक से समझा नहीं पाते सामने वाले को। तो कंपनीज़ मेनली वही देखते हैं कि आप फ्रेशर हो वो तो आपके ऊपर उतना ज़्यादा हाई एंड मतलब चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप ये कर दोगे, वो कर दोगे। तो वो बस देखते हैं कि आप कितना ज़्यादा कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप कितना ज़्यादा अपना अप्रोच समझा पा रहे हो सामने वाले को, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस केस में। ऑलराइट। तो अकॉर्डिंग टू मी आल्सो दीज़ तो मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें हम पहले तो सिर्फ डीएसए पे ध्यान देते हैं, लेकिन जब हमारा प्लेसमेंट सीज़न, इंटर्नशिप सीज़न या हम आगे भी काम करते हैं, सो देन वी गॉट टू रियलाइज़ दैट कम्युनिकेशन स्किल्स आर फार मोर इम्पोर्टेंट।
मतलब क्योंकि अगर आप वहाँ पे खुद को ढंग से प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, तो उसके बाद फिर आपके साथ रिजेक्शंस वगैरह होंगे, तो मतलब सही फीडबैक नहीं मिलेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉक इंटरव्यूज़ पर ध्यान दो एंड खुद से मतलब ढंग से खुद को ही समझाने की कोशिश करो, तो वो तरीका भी सही है, जैसे भी आप करना चाहो। ऑलराइट। So what do you think are some of the misconceptions in student mind who are from as a मतलब टायर 3 से ही है एंड नॉन सीएसआईटी ब्रांच से है, उनको टेक साइड में ही जाना है, तो क्या मिसकंसेप्शंस रहते हैं? मिसकंसेप्शन ऐसे रहते हैं जैसे मुझे भी था कि मैं नॉन सीएस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे सीएसई वालों से कम पता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस प्रिपेयर करना है और टियर 3 कॉलेज से हूँ इसलिए मेरा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग टियर 1 से हैं, वो लोग पहले मेहनत कर अच्छे लेवल पे है। हमने कहीं पे लैग कर दिया, फिर कहीं पे अपॉर्च्युनिटी मिस कर दिया, इसलिए हम टियर 3 पे। तो कोई बात नहीं, अभी हम मेहनत कर लेते हैं, तो हमारे भी हो जाएगा। तो कॉलेज चाहे कुछ भी हो, आपका ब्रांच चाहे कुछ भी हो, बैकग्राउंड कुछ भी हो, बस खुद के ऊपर बिलीव रहना चाहिए और खुद के ऊपर काम करना चाहिए। माइंडसेट ठीक होना चाहिए। ऑलराइट। तो तो अगर ये स्टूडेंट का मिसकंसेप्शन है। हुँ, तो अगर आपको चांस मिले कि अपनी एंटायर जर्नी में कोई एक चीज़ आपको चेंज करने का चांस मिले, तो आप क्या उस चीज़ को चेंज करना चाहेंगे? तो मैं चेंज करना चाहूँगी जैसे मैंने बहुत बाद में रियलाइज़ की कि आई शुडन्ट अंडरएस्टिमेट माय पोटेंशियल जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय बैकग्राउंड। बैकग्राउंड। तो अगर मुझे चांस मिला तो मैं पास्ट के जैता को जाके बोलूँगी कि ये चेंज कर लो माइंडसेट अपना और और शायद वो तब जाके मेरा जर्नी थोड़ा बहुत स्मूथ हो जाता, अगर मैं अपना माइंडसेट बहुत पहले ही चेंज कर लेती थी। ऑलराइट। सो गाइस, हमने इसके अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया है, बी इट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, किस चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए, अबाउट अबाउट द राउंड्स, रिज्यूमे, एटीएस फ्रेंडली। एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा था, अभी हम जैसे सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड बात कर रहे थे, सो अगर एक स्टूडेंट को जस्ट स्टार्ट करना हो सिस्टम डिज़ाइन से, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? मतलब यूट्यूब वगैरह पे कोई रिसोर्स आपको याद हो, या फिर किस चीज़ से वो स्टार्ट कर सकता है सिस्टम डिज़ाइन? हाँ, तो सिस्टम डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले तो एलएलडी से स्टार्ट करना पड़ेगा और एलएलडी में फर्स्ट जो चीज़ करना पड़ेगा डिज़ाइन पैटर्न। तो डिज़ाइन पैटर्न के लिए मैंने फ़ॉलो की थी श्रेयांश जैन का प्लेलिस्ट कुछ-कुछ पार्ट में और कुछ-कुछ टेलर्स को। तो डिज़ाइन पैटर्न के लिए आप बस यूट्यूब पे सर्च करो जो भी वीडियो से आपको समझ में आ रहा है, तो वही वीडियो आप पकड़ लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर वीडियो से ही सीखना पड़ेगा। तो डिज़ाइन पैटर्न फर्स्ट आ जाता है, फिर एक बार डिज़ाइन पैटर्न हो जाने के बाद मैंने जो फ़ॉलो की थी वो गिटहब जो रिपॉज़िटरी थी ऑसम लो लेवल डिज़ाइन। ओके। तो उस गिटहब रिपॉज़िटरी में जाके उधर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी और उसका आंसर्स भी अवेलेबल है। तो मैं क्या करती थी प्रॉब्लम उठाती थी और खुद ब खुद सॉल्व करने की ट्राई करती थी, फिर एनालाइज़ करती थी। अगर खुद समझ में नहीं आता था कि हाँ, ये सही है या नहीं मेरा अप्रोच, मैं कितना तक उसको लूज़ली कपल्ड कर पा रही हूँ अपने सिस्टम को। तो उस टाइम पे मैं दूसरों को भी हेल्प लेती थी कि देखो मेरा रिव्यू कर दो एक्चुअली मेरा जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्टली पूरा सही है नहीं वैसे तो खुद भी समझ में आ जाता है पर अगर आप एकदम बिगिनर हो तो शायद खुद को समझ में नहीं भी आ सकता है तो उस टाइम पे दूसरों की हेल्प लो उसको बोलो अपना कोड एनालाइज करने के लिए तो ऐसे ही मैं सजेस्ट करूंगी सीखने के लिए ऑलराइट, तो मतलब आपने सिस्टम डिज़ाइन के लिए भी कोई पेड कोर्स वगैरह लिया था, या फिर वो नॉर्मल वैसे ही सीखा? नॉर्मल वैसे ऑनलाइन रिसोर्सेस ऑलराइट, ओके, ओके, ऑल सो एट लास्ट आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो कि कंसिस्टेंटली मतलब ट्राई कर रहे हैं, टायर 3 कॉलेज से है, बी इट नॉन सीएसआईटी ब्रांच से है एंड उनको टेक साइड में ही जाना है। सो क्या एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे? तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन कोडिंग एंड सिस्टम डिजाइन एंड बी कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन और एक गोल सेट करो ऐसे मतलब स्टूडेंट्स बहुत ऐसे मिस्टेक करते हैं कि बिना गोल सेट किए रैंडमली करते जा रहे तो गोल सेट करो और एक चीज़ एकदम से मास्टर नहीं बन जाओगे धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के थ्रू आप उसमें मास्टर बनोगे उसमें इन डेप्थ में जाओगे तो हाँ यही है मेरा ओवरऑल सजेशन तो गाइज़ आई होप कि इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस कर लिया होगा, कि जिसमें हमने इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड कैसे आपको राउंड्स वगैरह में तैयारी करनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे रिलेटेड अच्छी तरीके से बात कर लिए हुए। सो थैंक यू सो मच जयिता फॉर जॉइनिंग मी इन दिस सेशन। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू फॉर गाइडिंग द स्टूडेंट्स। थैंक यू गौरव फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल यू आर वेलकम। थैंक यू सो गाइस, ऐसे मतलब और एपिसोड्स वगैरह के लिए, टेक से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब आउट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बाय गाइस।